नमस्कार दोस्तों, आज पॉलिटी सीरीज का यह हमारा दूसरा वीडियो है। पॉलिटी से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मौलिक अधिकार से, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सभी एग्ज़ाम का प्रीवियस पेपर यहाँ पर इसमें सम्मिलित है। ऐसा एक भी एग्ज़ाम नहीं है लगभग मान के चलिए जिसमें कि क्वेश्चंस आए हैं और इस सीट में नहीं है। रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, पीसीएस या अदर स्टेट का जितना भी एग्ज़ाम है सभी का एग्ज़ाम का इसमें प्रश्न का कलेक्शन है। तो चलिए आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो क्वेश्चन एकदम बेहतरीन है, आप लोग इसे बनाइए। देखिए, मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया है। तो देखिए इसका जवाब आप लोग दीजिए कि मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी इसमें कौन सा केस है जो मूल अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, दूसरा है पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ, तीसरा है शर्मा बनाम कृष्ण और आपका चौथा है मुंबई राज्य बनाम बालसारा। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा केस जो है वह मूल अधिकार से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सबसे पहले ऐसा केस था, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि मौलिक अधिकार में संसद जो है संशोधन नहीं कर सकती है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो गया था। इससे पहले एक दो और केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मूल अधिकार में आप संशोधन कर सकते हैं, जैसे शंकरी प्रसाद वो मामला था। लेकिन सबसे पहले गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने पहले के आदेश को पलट दिया और इसमें बताया कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो यही हो गया कि मूल अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन भी उसी से संबंधित है। देखिए किस एग्जाम में पूछा है, असिस्टेंट कमांडेंट में ये पूछा गया है 2017 में। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित अधिनियमों या निर्णय में किस एक में यह घोषणा की गई है कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध से संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है। देखिए, इसका कहने का क्वेश्चन का ही मतलब है कि कौन सा निर्णय में यह बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। यानी 4 केस है, चारों में ऐसा कौन सा केस है जिसमें यह बोला गया है कि आप मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। देखिए, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला, दूसरा है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, तीसरा है चंपकम दोईराजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास था और दूसरा है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। इसमें से आपको बताना है कि मतलब भारत के संविधान के भाग 3 में जो हमें मौलिक अधिकार मिला है, ये कौन सा केस में मौलिक अधिकार को संसद नहीं कर सकता है, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए 2017 में पूछा गया है, कहीं ना कहीं फिर पूछा होगा और बार बार पूछेगा कि कौन सा केस में मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप मौलिक अधिकार में कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। और यदि यह पूछे कि ऐसा कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, तो वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला। इसी में यह बोला गया था। तो 2 केस बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है, आईएएस प्री 2017 में पूछा गया है कि समाज में समानता जो है, समानता के होने का अर्थ क्या है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए में हो जाएगा विशेषाधिकारों का अभाव। समानता का मतलब कि अवरोधों का अभाव, कि प्रतिस्पर्धा का अभाव या विचारधारा का अभाव। तो क्वेश्चन का मतलब है कि समानता का मतलब एक्चुअल में क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समानता का मतलब है कि विशेषाधिकारों का अभाव, यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई विशेष अधिकार नहीं होगा,
यही तो समानता है। तो IAS प्री 2017 में पूछा गया, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे नीचे वाले को एग्जाम में किसी PCS UCS में या तो SSC CGL में तो पूछ ही सकता है। तो इसको वैसे भी इसको देख लीजिए या रट लीजिए। देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन है, IAS प्री 2017 में पूछा गया है कि भारत में मताधिकार यानी हम लोग जो वोट गिराते हैं और निर्वाचन यानी कि हम लोग जो कोई चुनाव जीतते हैं, दोनों है निर्वाचित। तो मताधिकार यानी वोट गिराना या कोई व्यक्ति चुनाव में अगर जीत जाता है या चुनाव में जो खड़ा होते हैं, दोनों का अधिकार कौन सा अधिकार है? वोट डालने का अधिकार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मूल अधिकार, बी है नैसर्गिक अधिकार, तीसरा है संवैधानिक अधिकार और चौथा है विधिक अधिकार। इसमें आप लोग बताइए कि मूल यानी कि मताधिकार जो है, वोट डालने का अधिकार कौन सा अधिकार है? देखिए मूल अधिकार तो नहीं है, काहे कि 12 से 35 में मत देने का अधिकार हम लोग को नहीं है। नैसर्गिक अधिकार भी नहीं है, काहे कि नैसर्गिक अधिकार और मूल अधिकार को ही बोला जाता है। देखिए इसका ओरिजिनल आंसर है संवैधानिक अधिकार, कि मताधिकार जो है वोट डालने का अधिकार हम लोग का संवैधानिक अधिकार है, काहे कि ये मूल संविधान में उल्लेखित है। विधिक अधिकार संवैधानिक अधिकार है और विधिक अधिकार भी है, बाद में इसको विधिक अधिकार भी बनाया गया है, लेकिन इसका मेन आंसर जो दिया है संवैधानिक अधिकार है, काहे कि यह संविधान में उल्लेखित है, तो यह संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आपका यह और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें है कि मौलिक अधिकारों को संविधान के खंड 3 में शामिल करने के कारणों की निम्न में से कौन व्याख्या नहीं करता है? तो क्वेश्चन समझिएगा, ये थोड़ा समझने वाला है कि मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में शामिल करने का जो कारण है, निम्न में से कौन इसकी व्याख्या नहीं करता है? तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है कि वे भारतीयों तथा विदेशियों को समान रूप से उपलब्ध है। क्या आप लोग बताइए कि वे भारतीय और विदेशियों को समान रूप से उपलब्ध है मौलिक अधिकार? ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, वे साधारण कानूनों से ऊपर है। तीसरा है देश के शासन में वे मौलिक हैं। चौथा है वे सबसे ऊपर नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वे साधारण कानूनों से ऊपर है, मौलिक अधिकार साधारण कानूनों से ऊपर है, और चौथा है वे सबसे ऊपर नहीं है। देखिए 2 और 4, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है लेकिन टाइम भी तो कम है। देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है? ये देखिए कि मौलिक अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। आप लोग ऑप्शन से ही आंसर देने का प्रयास कीजिए कि पहला जो ऑप्शन है क्या है, गलत है कि सही है? कि मौलिक अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग देखिए यह पूरी तरह से गलत है, काहे कि मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपात के समय। ये तो गलत है, कौन सा सही नहीं है? तो एगो मिल गया हमको। दूसरा, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों, देखिए ये तो थोड़ा आगे हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों, और सॉरी देखिए क्वेश्चन सही यहाँ पे नहीं आया आपका, ठीक है तो इसको हम छोड़ देते हैं। वैसे यही क्वेश्चन था जो हम, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन नहीं, तो इसको भी छोड़ दीजिए आप, और हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ PCS 2017 में आपको पूछा गया है, सब नया क्वेश्चन है। 22-23 वाला भी क्वेश्चन इसमें आएंगे, बुझे? तो क्वेश्चन बड़ी लाजवाब है। ई सीट पढ़ने के बाद फिर प्रीवियस ईयर का जो आपको कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे रेलवे, SSC, बैंक या कोई भी स्टेट PCS, और UPSC का तो बातें छोड़ दीजिए, UPSC तो बहुत हो ही जाता है, उसके लिए बोलने का ज़रूरत ना है। उसके अलावा जो भी एग्ज़ाम है, अगर इस सीट पढ़ लेते हैं तो सबका प्रीवियस पेपर 2023 तक इसमें शामिल हैं। ये वीडियो देखने के बाद फिर प्रीवियस पेपर आपको किसी भी टॉपिक का लगभग हमको लगता है देखना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन देख के आपको भी आइडिया लग जाएगा कि 2000 मान के चलिए 20-25 साल का प्रीवियस पेपर इसमें शामिल है, और टॉपिक वाइज हम बना रहे हैं, बाद में हम मिसलेनियस भी इसमें बनाएंगे। तो अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। सब जानते हैं कि अधिकारों को मूल अधिकार ही क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह संविधान में उल्लेखित होता है इसलिए, क्या यह प्रजातांत्रिक है इसलिए, क्या यह लोक कल्याणकारी है इसलिए, क्या यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है इसलिए, या संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है।
देखिए क्वेश्चन है थोड़ा एक से ज़्यादा ऑप्शन वाला है, तो थोड़ा इसको देखिए, ध्यान से समझिएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कि मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। पहला तो सही क्या है, संविधान में उल्लिखित है, ये सही चीज़ है कि मूल अधिकार हमारे संविधान में लिखा गया है। संविधान में लिखा गया है तब तो इसको कोई अधिकार बोलेंगे, नहीं लिखता तो कैसे बोलते। तो एक तो सही लग रहा है। या प्रजातांत्रिक होते हैं, यह गलत है कि प्रजातांत्रिक नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण प्रजा के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है, हर व्यक्ति के लिए है। यह लोक कल्याणकारी होता है। देखिए लोक कल्याणकारी मतलब होता है सब एक समुदाय को कल्याण के लिए, लेकिन समुदाय का कल्याण मौलिक अधिकार से नहीं होता है। फिर वही बात है कि मौलिक अधिकार एक व्यक्ति पर्सनल को दिया जाता है, तो 2 और 3 तो नहीं होगा। ये देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विषय है 2-3, जब आप आगे पढ़िएगा तो ये मिलेगा, इसीलिए मूल अधिकार में वैसे भी आप इसको छांट सकते हैं। चौथा है कि देखिए यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है कि मौलिक अधिकार किसी व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। अगर मान के चलिए मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो व्यक्तित्व विकास भी नहीं हो सकता है। तो व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 4 तो सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। देखिए 5 भी लगभग सही है कि संसद इसके विरुद्ध कानून, कोई भी मौलिक अधिकार है तो संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। कहा है कि अगर मौलिक अधिकार के विरुद्ध में कोई कानून बनता है तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 13 के तहत उस कानून को ही निरस्त कर दिया जाता है। पहले था और अभी भी वो है कि अगर संविधान में कोई मूलभूत ढांचा है उसे आप नहीं हटा सकते हैं। तो इसका 1, 4, 5 जहाँ होगा वही आंसर सही हो जाएगा। तो 1, 4, 5 ही है, तो ये देखिए ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए हर एग्जाम में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इसमें देखने से लगता है बड़ी हार्ड है। अब देखिए रेलवे 2008 में पूछा गया है, तो रेलवे का क्वेश्चन नहीं तो कितना हार्ड होगा, लेकिन फिर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो ज़रूरी है कि आगे पूछ भी सकता है। तो देखिए मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए एक चीज़ है कि अगर आप मौलिक अधिकार बढ़िया से पढ़ लिए हैं तब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर मौलिक अधिकार बिना पढ़े देख रहे हैं तो हमको लगता है फ़ायदा उतना होने वाला नहीं है। इसीलिए पहले किसी टॉपिक को अगर अच्छा ढंग से आपका तैयारी है तब अगर इस टॉपिक को या हमारे चैनल से इस वीडियोज़ को देखिएगा तो बहुत फ़ायदा मिलेगा कि आपको फिर किसी बुक को नहीं पढ़ना पड़ेगा। वीडियो देख लीजिए, आपका काम तमाम हो जाएगा। देखिए मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहला, संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। आप लोग बताइए क्या सही है या गलत है कि हम लोग को संविधान में शुरू में 7 मौलिक अधिकार मिला था। हाँ मिला था, सब जानते हैं 7 मिला था, और संपत्ति का अधिकार हटा लिया गया था 1978 में, तभी 6 है, लेकिन शुरू में तो हमको 7 मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक है। हाँ बिल्कुल है, आप मौलिक अधिकार पढ़िएगा तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान है। और देखिए तीसरा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। और याद रखिएगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, ये हम लोग को आर्टिकल कितना मिला हुआ है, आप लोग बताइए। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हम लोग को आर्टिकल 21 में मिला गया है, और 21 और 20 याद रखिएगा, 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होता है। तो ये तो सही लिखा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है 20 और 21 निलंबित नहीं होता, ये याद रखिएगा हमेशा, और सब तो हो जाता है। यानी कि तीनों सही हो गया आपका, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। वाक मतलब होता है बोलना, तो देखिए पूरा शुद्ध हिंदी है ये। वाक और अभिव्यक्ति मतलब होता है अपना विचार को रखना। आप विचार को जैसे भी रख सकते हैं, कोई विचार इशारा करके भी रख सकते हैं, बोल के, हंस के, रो के भी विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है। बोलने की आज़ादी 19 में है ही, यानी कि चारों सही है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया है, वो भी 2008 में, तो क्वेश्चन ऐसा ही। अब देखिए एग्ज़ाम का लेवल बढ़ रहा है तो क्वेश्चन भी बढ़ ही जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर है 24, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। छत्तीसगढ़ PCS 18 में पूछा है कि कानून का समान संरक्षण हमको कहाँ मिलता है। तो आप लोग
दीजिए आंसर। अनुच्छेद 12 में या अनुच्छेद 13 में या अनुच्छेद 14 में या अनुच्छेद 15 में। तो कानून का समान संरक्षण कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं कानून का समान संरक्षण या विधि के समक्ष समता ये अनुच्छेद 14 में, यानी शुरुआतें हम लोग का यहीं से होता है, अनुच्छेद 14 में है। देखिए इसमें दो चीज़ है, एक है कानून के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता, और कानून का समान संरक्षण, इसमें दो चीज़ जोड़ा गया है। हमेशा याद रखिए इसमें इसी दूसरा चीज़ के कानून के समान संरक्षण इसका दूसरा पार्ट है। और नॉर्मली पूछता है कि विधि के समक्ष समानता तो अनुच्छेद 14 में आता है। अब एक चीज़ इसमें समझने वाला चीज़ है, अगर देखिएगा कि कानून का समान संरक्षण इसका क्या मतलब हुआ और विधि के समक्ष समानता इसका क्या मतलब हुआ। दोनों चीज़ तो अलग अलग है, काहे कि दो अलग अलग संविधान से लिया गया है। तो कोई एक ब्रिटेन से लिया गया है, एक अमेरिका से लिया गया है। जब दो देश से दो अलग अलग चीज़ लिया जाएगा तो कुछ न कुछ तो अंतर जरूर होगा। तो देखिए कानून का विधि के समक्ष समानता का डायरेक्ट मतलब हो जाता है कि अगर कानून के समक्ष कोई अपराध करके गया है, यदि वो उद्योगपति हो, करोड़पति हो या कोई गरीब आदमी है, कोई गरीब है या कोई अमीर है, अगर कोई एक छोटा आदमी है एक बड़ा आदमी है, अगर कानून के समक्ष कोई अपराध करके गया है तो विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। जो सुनवाई इसको करना पड़ेगा वो भी सुनवाई इसको करना पड़ेगा, जो सज़ा इसको होगा वो सज़ा इसको भी होगा। तो यह हो गया विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष छोटा रहे या बड़ा बराबर है। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन में पूछा है कि कानून का समान संरक्षण। अब देखिए संरक्षण मतलब होता है किसी चीज़ की रक्षा करना। तो मान के चलिए कोई गरीब आदमी है, छोटा आदमी है, ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर आदमी है या उद्योगपति है, करोड़पति है, तो कानून का समान संरक्षण यानी कानून इनका भी उतना ही संरक्षण करेगा जितना इस व्यक्ति का करेगा। मान के चलिए दोनों आदमी डूब रहा है, उदाहरण के लिए दोनों आदमी नदी में डूब रहा है, तो कानून का समान संरक्षण है कि इस देश में इस गरीब आदमी को भी उतना ही सहायता मिलेगा जितना इसको, यानी अगर 10 पुलिस फोर्स इससे बचाने के लिए कूट दे रहा है तो 10 पुलिस फोर्स इसे भी बचाने के लिए उसी टाइम देगा। यही कानून की खासियत है कि भारत में कानून का समान संरक्षण है। अगर इसे मान के चलिए किसी परिस्थिति में बॉडीगार्ड दिया गया है तो गरीब आदमी को भी बॉडीगार्ड मिलेगा। यही है कानून का समान संरक्षण, यानी कानून आपका भी उतना संरक्षण करेगा जितना कोई बड़ा आदमी का। विषय कुछ कुछ परिस्थिति में अलग होता है लेकिन नॉर्मल इसका मतलब यही है। अब देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन जोड़ा अनुकूल नहीं है यानी कि सही नहीं है। अनुच्छेद 14 में आपको दिया गया है विधि 14 विधि के अनुसार समानता, इतना तो हम इसी में डिस्कशन किए हैं कि 14 में है ही विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 में है समान अवसर, बिल्कुल है, आधा लिखा गया है लेकिन समान अवसर का बीच में जो है समानता है। अनुच्छेद 17 में है उपाधियों का समापन, तो आपको देखने से लग रहा है कि पता चल गया होगा गलत कहाँ है, यही है गलत कि अनुच्छेद 17 में उपाधि का अंत नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 18 में ये चीज़ है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 में होता है आपका छुआछूत का अंत, तो ये गलत है और सब सही है। अनुच्छेद देखिए 18 में है सैनिक उपाधियों की अनुमति। तो अनुच्छेद 18 में एक चीज़ याद रखिएगा कि अनुच्छेद 18 में दो गो चीज़ आप रख सकते हैं, जैसे सेना, आप सेना या मान के चलिए कोई भी अगर पुलिस सेना की उपाधि और शिक्षा एजुकेशन, ये दो उपाधि आप रख सकते हैं। जैसे कोई कर्नल है, जनरल है, वो सब रख सकते हैं। और शिक्षा में आपका ये डॉक्टर भी आगे लगा सकता है, आदमी लगे भी करते हैं डॉक्टर इंजीनियर, ये दो को रख सकते हैं और आपको कोई भी उपाधि भारत में नहीं मिलेगा, वही है। तो अनुच्छेद 18 में उपाधि से संबंधित है और आपका इसमें 17 में है छुआछूत। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 के आप लोग थोड़ा पढ़िए। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। देखिए रेलवे 2005 में पूछा गया है कि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, यानी समानता का अधिकार में कौन कौन हमको मिला है, इसका कहने का यही मतलब है। तो देखिए क्या आप लोग देखिए जब क्या धार्मिक समानता मिला है हम लोग को, क्या आर्थिक समानता मिला है, क्या सामाजिक समानता मिला है, क्या सभी समानता मिला है। देखिए क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट लग रहा है हमको कि समानता का अधिकार में हम लोग को धार्मिक तो मिला है, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता कहिए वो मिल गया है लगभग। सामाजिक समानता में आप 14 से 18 में आइए मिल जाएगा, लेकिन आर्थिक समानता का बात कहीं नहीं है। 12 से 35 में आर्थिक समानता नहीं है, लेकिन आंसर इसका उपरोक्त सभी दिया है, लेकिन वो आंसर गलत है, इसीलिए इसको छोड़ दीजिए आप कि उपरोक्त सभी नहीं होगा इसमें सामाजिक और धार्मिक होगा, आर्थिक नहीं है।
क्वेश्चन से लगता है गलत है, इसको हटा दीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27 में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द, प्रस्तावना परिगत समाजवाद है, लिखा गया है कि समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान काम के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन समझिएगा तो कुछ नहीं है। ये कहने का इसका मतलब है कि भारत के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द है, तो समाजवाद शब्द के साथ कौन सा आर्टिकल साथ में पढ़ने से समान काम के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14, 15 और 16। ये समान काम के लिए समान वेतन जो है ना, वह DPSP का विषय है, जो आप आगे पढ़िएगा 36 से 51 में है। तो अभी इसको बस इतना सिर्फ है कि 14, 15, 16 और समाजवाद, समान काम के लिए समान वेतन आपको मिल जाएगा उधर 39 के गुहा में मिलेगा, वो बाद में है, लेकिन अभी रटने के लिए है कि 14, 15, 16 और समाजवाद इन पढ़ने से सुप्रीम कोर्ट को यह मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि समान काम के लिए समान वेतन भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। रटने का चीज़ें क्वेश्चन आएगा तो कहीं भी आप ऐसे लगा दीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 28। देखिए ये कैसन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। देखिए यह आपको दिया गया है अनुच्छेद 15 के 5 में, याद रखिएगा अनुच्छेद 15 के 5 में है और उत्तराखंड PCS 2012 में पूछा भी गया है। तब देखिएगा 16 के 15 के 4, 15 के 5, 15 के 4 और 15 के 5 आरक्षण से संबंधित है। 15 में चीज़ नहीं है, याद रखिएगा 15 में नहीं है, 15 के 4, 5 में आरक्षण से संबंधित है और 16 के 4 और 16 के 5 भी जो है ना वो नौकरी में आरक्षण से संबंधित है। 15 के 4, 15 के 5 में ये राज्य सरकार को ये आदेश देता है कि आप किसी भी मतलब OBC SC ST समुदाय जो भी आपके यहाँ है उसके लिए आप उसके स्कूल कॉलेज में कुछ आरक्षण व्यवस्था कर दीजिए कि कहाँ पर कितना सीट रहेगा। और 16 में है कि नौकरी में, तो यही अंतर है। तो 15 के 5 में ये चीज़ लिखा गया है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर है 29। इसमें क्या है कि नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है। RRB 2013 में देखिए पूछा है। तो नौकरी में समानता, इस आप लोग सभी जानते हैं कि नौकरी में समानता कितना है, अनुच्छेद 17 में कि 19 में कि 15 में कि 16 में, बताइए। कि नौकरी में समानता हम लोग अनुच्छेद 16 ये सभी जानते हैं, तो हल्का क्वेश्चन है। कि 17 छुआछूत का अंत है, 19 में है विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है, बोलने का, लिखने, बोलने उलने का, घूमने का, संपत्ति खरीदने का, ये सब 19 में है। 6 प्रकार का है, पहले 7 था अब 6 हो गया है। संपत्ति का अधिकार 19 में हटा दिया गया 19 के 6 से। अब देखिए अनुच्छेद 15 में तो ये गया जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 में हो गया कि आप लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में जो है ना समानता रहेगा। तो अनुच्छेद 16 में चलते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एगो है, क्वेश्चन ठीक ठाक है। कि विधि के समक्ष समता, ये तो हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि विधि मतलब होता है कानून। विधि के समक्ष समता का प्रावधान मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो पूरा हल्का है, UP PCS 2009 में पूछा गया है कि विधि के समक्ष समानता कौन अनुच्छेद में है। क्या यह 16 में है कि 15 में है कि 14 में है कि 17 में है, बताइए। कि कानून के समक्ष समानता जो है वो अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समानता 14 में है, ये हम भी देख लिए। 16 में है अभी तुरंत देखे सरकारी नौकरी में समानता। 15 में है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप कभी सार्वजनिक स्तर पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे सार्वजनिक स्तर मतलब क्या, कुआं है, तालाब है, स्कूल है, इस सब में मत नहीं होता है। और अनुच्छेद 17 है कि आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं, इसके लिए तब कानून बन चुका है, यह बहुत बड़ा अपराध है। अब देखिए वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के किस
अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती है जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व ऐसी सेवाओं में नहीं है। देखिए ये 16 के 4 में है, वही उधर जो हमें बताए वही चीज़ इधर है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में, देखिए यहाँ नियुक्ति की बात है और वहाँ पर था कि आप एडमिशन कहीं लेने जाइएगा तब नियुक्ति या पदों में आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती है जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व ऐसी सेवाओं में नहीं है। मान के चलिए कोई पद है उसमें ओबीसी है, मान के चलिए कि जनरल ओबीसी एससी का एसटी का सीट है, एसटी का एक भी कैंडिडेट वहाँ पर नहीं है तो और 16(4) के तहत कि एक सीट या 2 सीट रिजर्व कर सकता है राज्य सरकार कि वहाँ पर केवल वही उम्मीदवार जाएगा चाहे जितना नंबर लाए। तो वही बात इसमें लिखा गया और ये हर स्टेट लागू भी कर दिया है, बहुत फाइनल भी इसका हो रहा है। तो 16(4) इसका हो जाएगा सही आंसर। चलिए अभी तो हम लोग यहीं रखते हैं, अगला जो इसका टॉपिक है वो हम लोग अपलोड करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं किसी भी जगह से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं और प्रीवियस पेपर हर एग्ज़ाम का, तो केवल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें हम टॉपिक वाइज वीडियो डाल रहे हैं। अगर आप ठीक ठाक ढंग से पढ़े हैं तो आपको यहाँ पर बहुत हेल्प मिलेगा। आपको कहीं से भी किसी बुक को पढ़ने के लिए फिर आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा। वैसे भी अगर मोबाइल में है क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, और क्वेश्चन अपने हाथ से तो हम लिखे नहीं है, प्रीवियस पेपर है और सब एक जगह मिला हुआ है तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये अभी पॉलिटी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज भी हम बनाएंगे वीडियो और बाद में कंबाइंड भी बनाएंगे, तो इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।